हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज अपन एक बार फिर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ और सीआरपीएफ के अंदर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक बार फिर से लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इनके आंसर्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड रिसीव प्रायोरिटी फॉर ए प्री इक्लेम्टिक वुमेन हु इज 6 आवर पोस्ट डिलीवरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्री क्लेम्टिक वुमेन है जो 6 आवर आफ्टर डिलीवरी के 6 घंटे बाद में उसको नर्सिंग डायग्नोसिस देना है। तो सबसे पहले क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? तो ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट वन है ऑप्शन ए, हाई रिस्क फॉर इंजरी। ऑप्शन बी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब। ऑप्शन सी, अल्टर्ड पेरेंटिंग। एंड ऑप्शन डी, कॉन्स्टिपेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है हाई रिस्क फॉर इंजरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि इक्लेम्सिया के अंदर आफ्टर डिलीवरी क्या हो सकता है, फिट्स आने के चांसेज ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर फिट्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मदर है उसको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या करना, अपने को इंजरी से बचाना है। इसलिए क्या, हाई रिस्क फॉर इंजरी, ये क्या है, सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हाई रिस्क फॉर इंजरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री इक्लेम्सिया सेंस इट। क्या है कि बेड रेस्ट है वो प्री इक्लेम्सिया के अंदर क्यों असेंशियल है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है प्रिवेंट इक्लेम्सिया। ऑप्शन बी, मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड थेरेपी, सॉरी, मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड देयर बाई लोअर इन ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। ऑप्शन डी, प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका क्या है कि एक जो मदर है वो प्री क्लेम्सिया में, उसके अंदर बेड रेस्ट क्यों आवश्यक है? तो बेड रेस्ट क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? बेड रेस्ट इसलिए आवश्यक है कि प्री क्लेम्सिया के अंदर अगर अपन बेड रेस्ट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिन आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, इडिमा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इडिमा डिक्रीज होगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है और इडिमा को कम करना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि ए क्लाइंट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट बाई IV पुश बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ईच डोज द नर्स विद शुड असेस द पेशेंट। क्या है कि एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रखा है और उसको क्या देना है, MgSO फॉर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो अपने को प्रोवाइड करना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले अपन फ्रेंड्स उसके लिए क्या देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले मैग्नीशियम सल्फेट की जो टॉक्सिसिटी है, क्या है, टॉक्सिसिटी है, उसको देखा जाता है कि उसको टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। और टॉक्सिसिटी के लिए साइन सिम्टम्स जो है फ्रेंड्स वो क्या है, टॉक्सिसिटी का साइन सिम्टम्स है डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो नी जर की कॉन्ट्रैक्शन है वो उसमें देखने को, मोमेंट्स है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये साइंस है, इसके लिए देखने को अपने को मिलेंगे। तो इसके लिए अपन टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना है, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी नहीं हो इसके लिए अपन क्या देखेंगे,
टेम्परेचर एंड पल्स रेट देखेंगे, या रेस्पिरेशन एंड पटेला रिफ्लेक्स देखेंगे, या फिर ब्लड प्रेशर एंड एपिकल पल्स देखेंगे, या यूरिनरी आउटपुट रिलेटेड टू फ्लूइड इनटेक। तो यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अपन रेस्पिरेशन एंड पटेला रिफ्लेक्स देखेंगे, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, MgSO4 की जो टॉक्सिसिटी है उसमें रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अपने को रेस्पिरेशन रेट और पटेला रिफ्लेक्स है ये देखना जरूरी है, अपने को असेस करना है MgSO4 की नेक्स्ट डोज देने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम सल्फेट IM इज एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 आवर्स टू एन इक्लेम्प्टिक पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एन इंडिकेशन फॉर द नेक्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या है फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम सल्फेट है वो IM एडमिनिस्टर करना है, एवरी 4 आवर से अपने को IM एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट है जिसको इक्लेम्सिया हो रहा है और उससे को क्या करना अपने को MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है वो देना है। तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स अपने को इंडिकेट करना है कि अपने को नेक्स्ट डोज अपन प्रोवाइड कर दें। तो ऑप्शन ए क्या है कि एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी ए रेस्पिरेशन रेट ऑफ 16 पर मिनट, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट ऑफ 15 ml ओवर द लास्ट 4 आवर, और ऑप्शन डी है कंप्लेन ऑफ बीइंग थ्रस्टी। तो फ्रेंड्स अभी अपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो बात की थी उसमें क्या था कि इसकी जब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट क्या है 16 पर मिनट, और वहाँ पे डिक्रीज कितनी हो रही थी 12 से कम हो रही थी। तो यहाँ पे 16 पर मिनट है, मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल है, और यही इंडिकेशन अपने को क्या करना है कि मैग्नीशियम सल्फेट अपन इसके अंदर कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए रेस्पिरेशन रेट ऑफ 16 पर मिनट। मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन रेट है वो 16 पर मिनट है तो अपन उसका MgSO4 कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर जो रेस्पिरेशन रेट है वो 12 से कम आ रहा है तो उस कंडीशन में अपने को MgSO4 क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, रोक देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट ऑफ 16 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग ए रिपीट डोज ऑफ इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट नर्स मस्ट मॉनिटर द वुमेन फॉर। तो क्या है कि जो रिपीट डोज देनी है मैग्नीशियम सल्फेट की तो उसलिए एक वुमेन को क्या, एक नर्स है वो क्या मॉनिटर करेगी कि इस जो मदर है उसको मैग्नीशियम सल्फेट अपन दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, फंडल हाइट, ऑप्शन बी है हार्ट रेट, ऑप्शन सी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और ऑप्शन डी है नी जर्की मोमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है कि फटाफट से अपना जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट कर दिया है कि एक मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसमें अंदर क्या होगा, नी जर्की मोमेंट प्रेजेंट रहेगा, या फिर उसके अंदर क्या रहेगा, रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नर्स है वो क्या मॉनिटर करेगी, नी जर्की मोमेंट है उसको मॉनिटर करेगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while monitoring a patient with severe preeclampsia who is receiving an infusion of magnesium sulfate, assessing reveals a pulse rate of 55 per minute, respiration of 12 per minute and a flushed face, द नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन वुड बी। मतलब क्या है कि ये प्रीक्लेम्प्टिक मदर है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट है वो आप इन्फ्यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में एक जो नर्स है वो क्या करेगी, जब उसकी पल्स रेट है वो 55 पर मिनट आ रही है, रेस्पिरेशन 12 पर मिनट है और उसका जो फेस हो फ्लैश्ड फेस है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ऑप्शन ए क्या है, कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑप्शन बी है स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी है कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन डी है डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन एंड ऑब्टेन
ए ब्लड सैंपल फॉर सीरम मैग्नीशियम लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैग्नीशियम सल्फेट है जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ ही उसका क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन भी डिक्रीज हो जाती है, और जो फेस है वो कैसा होगा, फ्लैश्ड फेस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइन सिम्टम्स दे रखे हैं, मतलब क्या हो रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, और मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इन्फ्यूज़न रेट को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, और साथ में क्या कर रहे हो, आपको अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको एडमिनिस्टर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोट जो है वो एडमिनिस्टर कर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज, और इस 5% डेक्सट्रोज के साथ में आपको क्या दे देना है, अगर प्रिस्क्राइब्ड किया गया डॉक्टर्स के द्वारा तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आपको एडमिनिस्टर करवा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका जब टॉक्सिसिटी हो जाए मैग्नीशियम सल्फेट के लिए तो उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है ये, एंटीडोट यूज्ड इनटू टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी ओवरडोज हो जाए और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है वो चारकोल। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी अभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, क्या है इसका टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर एंटीडोट क्या, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, फटाफट से अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट से फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है CNS डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी है डाइटरी सप्लीमेंट, ऑप्शन सी है मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट, और ऑप्शन डी है CNS स्टिमुलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन जो है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करती है। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन जब क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो क्या होगा, डिप्रेजेंट होगा, और ये क्या होती है, साथ में एंटी कन्वर्जेंट भी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्या करती है, CNS डिप्रेजेंट करती है, और CNS डिप्रेसेंट करती है, ये मतलब CNS को डिप्रेस करती है, और एंटी कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो मदर के अंदर कितने वीक के बाद में डेवलप होता है। तो ऑप्शन ए है 18 वीक, ऑप्शन बी है 20 वीक, ऑप्शन सी है 22 वीक, एंड ऑप्शन डी है 16 वीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्या है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो कितने वीक के बाद में डेवलप होता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कितने वीक में होता है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है फ्रेंड्स, वो क्या है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वो क्या है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, और मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो यूजुअली कब अकर होता है, आफ्टर 20 वीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आफ्टर 20 वीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन ए वुमेन विद प्रीक्लेम्शिया एंड्स। जो प्रीक्लेम्शिया है
उसका एंड कब होता है, उसका डेंजर्स मतलब क्या है कि जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं प्रीक्लेम्सिया के अंदर वो कब तक उसका डेंजर्स हो सकता है, यानी कितने टाइम्स के बाद तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव मदर है, उसको प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं फ्रेंड्स कि उसको आफ्टर 48 आवर्स के 48 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो मोस्टली कब होता है, आफ्टर 48 आवर्स के तक क्या होता है उसका डेंजर्स वो हो सकता है, मतलब कन्वर्जन्स आ सकते हैं। यानी एक जो मदर है वो प्री क्लेम्सिया और इक्लेम्सिया की कंडीशन में है, तो डिलीवरी होने के बाद नॉर्मली 48 आवर्स तक क्या हो सकता है उसको डेंजर साइंस हो सकते हैं, मतलब 48 आवर्स तक वो क्या हो सकती है उसको कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है आफ्टर लेबर बीइंग, आफ्टर ऑप्शन बी है आफ्टर डिलीवरी अकर्स, ऑप्शन सी है 24 आवर पोस्टपार्टम, ऑप्शन डी है 48 आवर पोस्टपार्टम। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 48 आवर आफ्टर पोस्टपार्टम भी क्या हो सकता है उसको कन्वर्जन्स हो सकते हैं, 48 आवर्स तक डेंजर्स कन्वर्जन्स हो सकते हैं एक मदर को प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में आफ्टर डिलीवरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीक्लेम्सिया इज मोर कॉमन आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन विद, क्या होता है कि प्रीक्लेम्सिया है वो 20 वीक के बाद में, प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद में कौन सी मदर के अंदर प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है नॉर्मोटेंसिव, ऑप्शन बी है नॉन प्रोटीन यूरिक, ऑप्शन सी है हाइड्रेटिडिफॉर्मोल और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आफ्टर 20 वीक के बाद में क्या होता है कि 20 वीक के बाद में एक मदर है जिसको नॉर्मोटेंसिव है या फिर नॉन प्रोटीन यूरिक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या हो सकता है, प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ए एंड बी दोनों ही क्या है यहाँ पे सही हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है फ्रेंड्स, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, द नर्स एक्सपेक्ट द पेशेंट the nurse expect the patient's blood pressure to be, क्या है कि एक नर्स है जो एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको असेस कर रही है, तो एक नर्स है वो क्या असेस करेगी कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको अपन कहेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है 150 to 100 mm of Hg while standing and sitting, ऑप्शन बी है elevated and accompanied by a headache, ऑप्शन सी above the baseline and fluctuating at ईच रीडिंग, मतलब क्या है कि जो बेस लाइन है उससे क्या है ईच रीडिंग में क्या हो रहा है अपने को इंक्रीज मिलता है, या फिर ऑप्शन डी के अंदर क्या है 30 to 15 mm ऑफ Hg ओवर द बेस लाइन ऑन 2 ओकेजन 6 आवर अपार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए के अंदर क्या है 15 to 100 mm ऑफ Hg वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, तो क्या है जब मदर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है तो उस कंडीशन में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 150 से 100 mm ऑफ Hg होता है, या फिर उसका क्या होता है हेडेक होता है, या फिर जब इलेवेटेड होता है तो उसको हेडेक होता है, तो अपन कह सकते हैं, या फिर क्या जो बेस लाइन है उससे इंक्रीज मिलेगा, या फिर उसका क्या है 30 to 15 mm ऑफ Hg ओवर द बेस लाइन। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, ओवर द बेस लाइन दे रखा है यहाँ पे, नहीं कि 30 to 15 mm ऑफ Hg। बेस लाइन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 to 80 mm ऑफ Hg, ये क्या है बेस लाइन है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इससे अबव होता है जो, और क्या है ऑन ट्वाइस 2 ओकेजन 6 आवर अपार्ट, मतलब क्या है कि 120/80 mm ऑफ Hg कब होता है, बेस लाइन से 30 mm टू 15 mm, यानी क्या इसके अंदर कितने जोड़ेंगे 120 के अंदर 30 जोड़े तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 150, और 80 के अंदर अगर अपन 15 ऐड करते हैं तो क्या होगा 95, मतलब नॉर्मल क्या होगा कितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा 150 to
95 mm ऑफ Hg, इतना ब्लड प्रेशर होगा। कब होगा? ट्वाइस ओकेजन, 2 बार अपन मेजर करेंगे, 2 बार अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। दोनों बार ही कितना आ रहा है? 150/90 mm ऑफ Hg, और दोनों बार ही ब्लड प्रेशर लेने में कितना उनमें डिफरेंस होना चाहिए? मैक्सिमम 6 आवर का, 6 घंटे के बाद अंतराल में अपन 2 बार ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। दोनों बार ही ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है? 150/95 mm ऑफ Hg आ रहा है। तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 30/15 mm ऑफ Hg ओवर द बेस लाइन, मतलब 30 to 15 mm ऑफ Hg इतना बढ़ा हुआ मिलेगा अपने को। बेस लाइन 120/80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। और कितने टाइम में लेंगे? अगर 6 आवर के डिफरेंस में अपन ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा एंड प्रोटीनूरिया और बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अपन शुरू से जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी के अंदर एक ही एक डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा एंड प्रोटीनूरिया, एक हाइपरटेंशन है हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके साथ ही एडिमा और प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के साथ में एडिमा और प्रोटीनूरिया हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या कहेंगे? एसेंशियल हाइपरटेंशन कहेंगे, या फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे, प्री क्लेम्सिया कहेंगे, या फिर हाइपरटेंशन कहेंगे? तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन हो रहा है और हाइपरटेंशन के साथ में एडिमा हो रहा है और एडिमा के साथ में प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? प्री इक्लेम्सिया। क्या कहेंगे? उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्री इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर एडिमा, प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन इनके साथ में अगर फिट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे? इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा, प्रोटीनूरिया एंड अगर फिट्स, अगर मदर को कन्वर्जन्स आ रहे हैं उस कंडीशन में एक राइट आंसर क्या होगा? इक्लेम्सिया। और जब तक मदर को कन्वर्जन्स नहीं आ रहे तब तक वो क्या रहेगा? प्री इक्लेम्सिया। क्या रहेगा फ्रेंड्स? प्री इक्लेम्सिया। यहाँ पे फीड्स कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एडिमा, प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो वो क्या होगा? प्री इक्लेम्सिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्री इक्लेम्सिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया है, जस्ट रिप्लाई कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। द अर्ली साइन ऑफ प्री क्लेम्सिया इज, प्री क्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या होगा? हेडेक होगा, ऑप्शन बी पोलीयूरिया होगा, ऑप्शन सी प्रोटीनूरिया होगा, ऑप्शन डी सीजर्स होंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो प्री क्लेम्सिया है उसका क्या होगा? जो अर्ली साइन है वो क्या होगा? प्रोटीनूरिया होगा। अर्ली साइन क्या होगा? प्रोटीनूरिया होगा। किसका? प्री क्लेम्सिया का। रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और CHO के एग्जाम्स में आने के चांसेज हैं। तो क्या होगा? अर्ली साइन ऑफ प्री क्लेम्सिया इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होगा? प्रोटीनूरिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम फॉर असेसमेंट ऑफ ए वुमेन विद इक्लेम्सिया इज, क्या है कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या है एक मदर को इक्लेम्सिया के लिए असेस करना है? तो क्या है फ्रेंड्स? जो क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जो वुमेन को असेस करना है? किसके लिए? इक्लेम्सिया के लिए। इक्लेम्सिया जो हो रहा मदर, उसके लिए अपने को क्या असेस करना है? तो ऑप्शन ए क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है वेट गेन, ऑप्शन बी है कंसंट्रेटेड यूरिन, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी है
फीलिंग ऑफ फैटिग? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स क्या है। देखिए ऑप्शन वेट गेन है जो इंक्रीज होता है, जो किस में होगा आपको प्री क्लेम्शिया में भी देखने को मिलेगा। कंसंट्रेट यूरिन है, ये भी आपको प्री क्लेम्शिया में देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ फैटिग है, ये भी देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन भी प्री क्लेम्शिया में देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स इनमें डिफरेंस क्या है? प्री क्लेम्शिया में हाइपरटेंशन आपको मोस्टली 140 टू 90 mm ऑफ Hg या फिर 150 टू 95 150 टू 95 mm ऑफ Hg आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इक्लेम्शिया पूछा है, तो इक्लेम्शिया में हाइपरटेंशन कितना हो जाता है? मोर देन 150 टू 100 mm। एक मिनट, कितना हो जाता है फ्रेंड्स? मोर देन 150 टू 100 mm ऑफ Hg क्या हो जाता है? mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है किसमें? इक्लेम्शिया में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो होगा नर्स है वो क्या असेस करेगी? इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है इक्लेम्शिया का? इक्लेम्शिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होगा वो होगा हाइपरटेंशन, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर है वो 150 टू 100 mm ऑफ Hg हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है? मदर को फिट्स आना स्टार्ट हो जाता है, कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर है इसमें 150 टू 100 mm ऑफ Hg हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक इक्लेम्शिया के लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? हाइपर टेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीएचओ से रिलेटेड और ओबीजी के क्वेश्चंस। हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, वो भी आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोज़ को भी रिपीट करते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।